मैं डॉक्टर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 52वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री से संबंधित है। केवल यही नहीं, इसके आगे के जो भी वीडियोस होंगे वो पॉलीमर केमिस्ट्री पर ही आधारित होंगे। और इस वीडियो लेक्चर में केवल हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि पॉलीमर केमिस्ट्री या पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कंटेंट्स में हमने जो चीज़ें रखी हैं वो है मटेरियल्स क्या होते हैं, साइज़ बेस्ड मटेरियल क्या है, मतलब साइज़ के आधार पे मटेरियल्स का वर्गीकरण, फिर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे मटेरियल्स का क्या वर्गीकरण है, पॉलीमर्स क्या होते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो पॉलीमर से संबंधित हैं। मटेरियल्स को दो भागों में ब्रॉडली हम बांट सकते हैं, उनके साइज़ के आधार पे नैनो मटेरियल्स और उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे पॉलीमर्स। तो नैनो मटेरियल्स की बात करने से पहले हम देखेंगे कि एक नैनोमीटर क्या होता है। आपको मालूम है कि एक नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, परंतु अगर किसी एक सामान्य व्यक्ति को समझाना है कि एक नैनोमीटर क्या है तो उसको हम बता सकते हैं कि जो एक बाल होता है, ह्यूमन हेयर होता है, उसकी जो मोटाई है क्रॉस सेक्शन वो 100 माइक्रोन होती है। इसके 100 टुकड़े अगर हम करेंगे उसकी मोटाई के तो हमको 1 माइक्रोन मिलेगा और 1 माइक्रोन का अर्थ होता है 1000 नैनोमीटर। अब 100 टुकड़े इसके करने के बाद उसकी मोटाई के क्रॉस सेक्शन के आप 1000 इसके डिवीजन और करिए, 1000 टुकड़े और करिए, तब जाके आपको 1 नैनोमीटर मिल पाएगा। और यहाँ देखिए ये इतना छोटा साइज होता है, परंतु ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसको टैम कहते हैं उससे इसकी भी साइज यहाँ पर, उसका जो इमेज है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो साइज बेस्ड मटेरियल्स में नैनो मटेरियल्स आपने अभी देखा 1 से 100 नैनोमीटर उनकी साइज होती है। तो आजकल ऐसे मटेरियल जो 100 नैनोमीटर से कम होते हैं उन्हीं को केवल नैनो मटेरियल्स कहा गया है। इसके बाद आते हैं मैक्रोपोरस मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स जिनमें पोर्स होते हैं, अंदर वॉइड्स होते हैं और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके पोर की जो साइज़ है वो 50 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है वो कहलाते हैं मैक्रोपोरस मटेरियल्स। इसी तरह से ऐसे मटेरियल्स जिनकी साइज़ 2 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर की रेंज में होती है वो कहलाते हैं मीज़ोपोरस मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी साइज़ 2 नैनोमीटर से भी कम होती है वो कहलाते हैं माइक्रोपोरस मटेरियल्स। फिर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे, मतलब अणु भार के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है। सबसे पहला लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, ऐसे पदार्थ या यौगिक जिनका अणु भार मॉलिक्यूलर वेट कुछ हंड्रेड्स तक होता है, सेवरल हंड्रेड्स तक होता है, 100, 200, 300, 800, 900 इत्यादि। जैसे पानी है उसका 18 है, अमोनिया का 17 है, मीथेन 16 है, बेंजीन है 78 इत्यादि। ये कहलाते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। अब इसके बाद आता है ऑलिगोमर्स। तो ऑलिगोमर्स का अर्थ होता है ऐसे कंपाउंड या यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेवरल हंड्रेड से, मतलब कुछ 100 से 200, 400, 600 इत्यादि से लेकर 5000 तक की रेंज में होता है, वो कहलाते हैं ऑलिगोमर्स। जैसे डायमर्स हैं, ट्राइमर्स हैं, टेट्रामर हैं, ट्राईपेप्टाइड्स हैं। ये जैसे एक उदाहरण दिया है 15 क्राउन 5, ये क्राउन ईथर है, यहाँ पे देखिए आप राइट हैंड साइड में, ये इथिलीन ऑक्साइड है CH2 CH2, और यहाँ पे देखेंगे एक कार्बन बॉन्ड है और ये ऊपर एक ऑक्सीजन, तो ये इथिलीन ऑक्साइड है। और 5 ऐसे इथिलीन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है 15 क्राउन 5 क्राउन ईथर। ये तो ये भी एक उदाहरण है किसका, ऑलिगोमर्स का। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट जो ऑलिगोमर्स है वो 5000 तक होता है, और 5000 से ऊपर जब मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है तो वो कहलाते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड या पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का मतलब होता है
जिनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 होता है, उससे ज़्यादा होता है 5000 से, और उनकी अपर लिमिट कोई नहीं होती। 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। तो उनकी कोई अपर लिमिट मॉलिक्यूलर वेट की नहीं होती, तो वो कहलाते हैं पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं और उनका दूसरा नाम है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और उनका मॉलिक्यूलर वेट जैसे अभी बताया था कि सेवरल थाउजेंड्स टू मिलियंस में भी हो सकता है। और अगर उदाहरण पे हम जाते हैं तो आप देखिए, जैसे रबर्स हैं, प्लास्टिक हैं, फाइबर है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, एंजाइम एक्सेट्रा, सारे के सारे ये पॉलीमर्स कहलाते हैं। अब पॉलीमर्स के अगर हम खोज पे जाएं कि किसने डिस्कवर किया था, तो हम देखते हैं कि पॉलीमर्स को कौन से वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। वो वैज्ञानिक थे प्रोफेसर एच स्टाउडिंजर। प्रोफेसर एच स्टाउडिंजर मॉलिक्यूलर वेट पे काम कर रहे थे रबर्स के ऊपर। तो उन्होंने एक मीटिंग में, साइंटिफिक मीटिंग में, उन्होंने जब बताया कि रबर का मॉलिक्यूलर वेट 5000 से ज़्यादा है, तो उनके इस क्लेम को, उस बात को जो वैज्ञानिक बैठे थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उनको कहा गया कि आप इस जो हाई मॉलिक्यूलर वेट की जो धारणा है इसको आप छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल नहीं होते जिनका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा हो, 5000 या उससे ज़्यादा हो। पर प्रोफेसर स्टाउडिंजर जो थे, लगातार इस पे रिसर्च करते रहे और उसका उनको जो कहना चाहिए रिवार्ड है, उसका इनाम भी उनको मिला। और 1962 में उनको केमिस्ट्री विषय में पॉलीमर्स के ऊपर नोबेल प्राइज मिला। तो ये पहला नोबेल प्राइज था जो प्रोफेसर एच स्टाउडिंजर को 1962 में दिया गया। और उसके बाद से हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स या पॉलीमर्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स ये पूरी तरह से स्टेब्लिश्ड हो गए, स्थापित हो गए, और इनको स्वीकार भी कर लिया गया। ये बड़े वर्सेटाइल मटेरियल्स हैं और इनके हजारों, थाउजेंड्स इनके एप्लीकेशंस होते हैं, यूज़ होते हैं। चाहे टिश्यू इंजीनियरिंग हो, जैसे ये का बायोलॉजिकल जो पार्ट होता है, बायोलॉजी का पार्ट होता है, या मैं कहना चाहिए बायोमेडिकल फील्ड का जो पार्ट होता है, चाहे फूड पैकेजिंग हो, ड्रग डिलीवरी हो, इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वाटर ट्रीटमेंट हो, प्लास्टिक हो, रबर हो। तो इस तरह के सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आजकल कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं बची, इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, जिसमें पॉलीमर्स का यूज़ नहीं होता हो। तो इसीलिए इनको बड़ा, और चाहे एग्रीकल्चर हो, ये बड़े वर्सेटाइल मटेरियल कहलाते हैं। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट्स देखें, पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है नॉर्मली सभी का लगभग, वो कैसा होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। और उस पर हम बाद में जाएंगे आने वाले वीडियोस में कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट उनका क्यों होता है। और इनके मॉलिक्यूलर वेट को हम डाल्टन में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो डाल्टन थे जो वैज्ञानिक, उनको सम्मान देने के लिए ये डी उनका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब डाल्टन को उसकी इकाई के रूप में लिखा जाता है। जैसे स्टार्च है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 लाख। नेचुरल रबर जो होती है 1 लाख से 10 लाख। जिलेटिन 20,000 से 2.2 लाख। जो आर्जिनेट होता है वो 10,000 से लेकर 6 लाख तक। अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन, ये तो बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होती है, 30 से ऊपर 75 लाख तक इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद जो मॉडरेट डेंसिटी पॉलीथिलीन होती है 30,000 से 50,000। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होती है 1 लाख से 2.5 लाख इत्यादि। फिर टेफ्लॉन आपको मालूम है, काफ़ी इसकी उपयोगिता है। इससे जो कोटिंग और इसके बर्तन जो बनाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर को भी वो सह सकते हैं। पीटीएफई पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट 5 लाख से 45 लाख तक होता है। तो बहुत सारे, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं और उनमें मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत बहुत अधिक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है, परिभाषाएं हैं। जैसे पॉलीमर्स, जैसा अभी आपने देखा, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 से ज़्यादा होता है और मिलियंस तक होता है, कई लाख तक होता है। तो पॉलीमर्स में आप देखिए, पॉली और मर से मिलकर बना है, ये ग्रीक वर्ड होते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर मतलब होता है यूनिट, इकाई। तो बहुत सारी इकाइयाँ, यूनिट्स जब मिल जाती हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, वो पॉलीमर कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी हम देख सकते हैं
कि लो मॉलिक्यूलर वेट यूनिट को बार बार अगर हम रिपीट करके जोड़ते जाएंगे तो पॉलीमर हमको मिल जाएगा। तो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड फाउंड बाय रिपीटिशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट यूनिट्स। मतलब मोनोमर्स को अगर रिपीट करते जाएं तो पॉलीमर बने। जैसे कि उदाहरण देखिए पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन की जो बेसिक यूनिट है वो इथिलीन, CH2 आपको मालूम है ये लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। परंतु ऐसे अगर आप इसको अगर जोड़ते जाएंगे आप पॉली इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, आप देखेंगे 28, 16 नहीं होता, 28 होता है। तो अगर इथिलीन के बहुत सारे आप यूनिट्स को आपस में जोड़ते जाएंगे तो पॉलीथिलीन बन जाता है, मतलब प्लास्टिक। आप भली भांति उससे परिचित हैं। अब एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि पॉलीथिलीन का मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट है 28,000। तो 28,000 मॉलिक्यूलर वेट है और जो पॉलीथिलीन है उसको हमने कैसे व्यक्त किया है, CH2 और N मतलब कोई भी संख्या बड़ी हो सकती है। और अगर इस N का मान निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, और N होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या DP। तो अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 28, इस इथिलीन का मॉलिक्यूलर वेट तो 1000 आ गया। तो ये 1000 कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और इसका अर्थ होगा कि इथिलीन की 1000 यूनिट इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ये भी आपको बताया कि कितने मोनोमर या रिपीट यूनिट्स पॉलीमर में जो कंटेंट है, मतलब कितने उसमें सम्मिलित हैं, उस संख्या को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो किसी भी पॉलीमर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालने के लिए पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट में आप भाग दे दीजिए मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट से या रिपीट यूनिट के मॉलिक्यूलर वेट से, तो आपको आ जाएगा n का मान प्राप्त हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जितना ज़्यादा n का मान अधिक होगा उतना उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। फिर पॉलीमराइजेशन देखिए क्या होता है, मोनोमर मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर में कन्वर्शन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो मोनोमर मॉलिक्यूल्स जब पॉलीमर में या हाई मॉलिक्यूलर वेट यौगिक में परिवर्तित होते हैं उस क्रिया को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। या आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलीमर से मोनोमर से पॉलीमर्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। जैसे ये एक मोनोमर है M और इसके N मॉलिक्यूल्स हैं। N बड़ी लार्ज संख्या हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। और इसको लिखते इस तरह से है, मोनोमर को लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में और नीचे N। ये कहलाता है होमोपॉलीमर। क्या कहलाता है ये, होमोपॉलीमर। और N यहाँ कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन है कोपॉलीमराइजेशन। दो या दो से अधिक मोनोमर, कोई ज़रूरी नहीं मोनोमर एक हो, अगर दो या दो से अधिक मोनोमर होते हैं और आपस में जुड़ते जाते हैं वो और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को, रिएक्शन को कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन। जैसे यहाँ पे देखिए एक मोनोमर M है और उसके N मॉलिक्यूल्स हैं। एक मोनोमर M डैश है, इसके M मॉलिक्यूल हैं। इसको ग्रीन से दर्शाया है, इसको वाइट से। ये मिल के इस तरह से मान लीजिए बनाते हैं M M, 3 इसके ऐड हुए, फिर ये वाला हुआ, फिर ये हुए, इस तरह से बढ़ता जाता है। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। तो कुल कितने मॉलिक्यूल ऐड हो गए, N प्लस M। N इसके हैं M के और M है M डैश के। तो आप देखेंगे ये भी एक मॉलिक्यूल पूरा हाई मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बन गया, और इसको कहा जाता है कोपॉलीमर। फिर ब्लॉक कोपॉलीमर। मान लीजिए दो मोनोमर हैं A और B और वो इस तरह से ऐड होते हैं एक दूसरे में, पॉलीमराइज होते हैं कि पहले एक मोनोमर का ब्लॉक बना, फिर दूसरे का, फिर एक का आया, फिर दूसरे का। तो ये भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, पॉलीमर का बड़ा मॉलिक्यूल है, और इसको कहा जाता है अल्टरनेट ब्लॉक कोपॉलीमर। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक ए का आया, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का, तो अल्टरनेट पोजीशंस में है, इसलिए कहलाते हैं अल्टरनेट ब्लॉक कोपॉलीमर्स। किसके, ए और बी के। परंतु अगर ए और बी दो मोनोमर हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं आपस में, मतलब पॉलीमराइज होते हैं कि ए के बने फिर बी आया,
फिर एक आ गया ए, फिर बी के 3 आ गए इत्यादि, इस तरह से। तो इसको कहा जाता है रैंडम ब्लॉक कोपॉलीमर। क्या बोलेंगे इसको? रैंडम ब्लॉक कोपॉलीमर। फिर ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट कोपॉलीमर में देखिए क्या होता है, एक पॉलीमर ऑलरेडी है अपने पास बना हुआ, उसको कहा जाता है प्री फॉर्म पॉलीमर, मतलब पहले से बना हुआ। और इस पॉलीमर के ऊपर इसको कहा जाता है बैकबोन। इस बैकबोन के ऊपर दूसरा पॉलीमर जिसका मोनोमर ए है वो ऐड होता है, मतलब उसका पॉलीमराइजेशन होता है या ग्राफ्टिंग होती है। तो क्या होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पे, अलग अलग पोजीशंस पे ये पॉलीमर ऑलरेडी बना हुआ है। इसके बैकबोन पे एक पॉलीमर ए का यहाँ ऐड हो गया, एक यहाँ ऐड हो गया, हो सकता है एक यहाँ ऐड हो जाए। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को कहा जाता है ग्राफ्टेड कोपॉलीमर, और इसको लिखते हैं पॉली ए ग्राफ्टेड पी। पी यहाँ पॉलीमर है और ए क्या है, ए ये मोनोमर है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पॉलीएक्रिलामाइड है, एक पॉलीमर होता है सिंथेटिक। अगर वो स्टार्च के ऊपर, स्टार्च आपको मालूम है कि एक पॉलीमर है, बायोपॉलीमर है, नेचुरल ऑकरिंग पॉलीमर है। तो अगर पॉलीएक्रिलामाइड को स्टार्च के ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी जाए, मतलब ये स्टार्च की बैकबोन हो गई और पॉलीएक्रिलामाइड यहाँ उसके चारों, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ कहीं अलग अलग पोजीशन पे ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो इसको अपन इस तरह से लिखते हैं पॉलीएक्रिलामाइड डैश लगा के जी डैश स्टार्च। इसका मतलब हुआ कि पॉलीएक्रिलामाइड को स्टार्च के ऊपर ग्राफ्ट किया गया है, तो ये कहलाते हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर, और इस प्रोसेस को ग्राफ्ट कोपॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी डेफिनेशन थी पॉलीमर से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे आपको कि पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, नेचुरल ऑकरिंग पॉलीमर्स या बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा और जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन करने का, उनके ओरिजिन के आधार पे, उनके नेचर के आधार पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, उनके पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के या क्रियाविधि के आधार पे। तो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। और इस हिंदी का ये चैनल है केमिस्ट्री वीडियोज़, इसमें हिंदी में ही समझाए गए हैं, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।